जब आप पैसे को मैनेज नहीं करते हो तो पैसे आपको मैनेज कर जाते हैं। मनी ऐसा नहीं है कि मनी सिर्फ मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, आप सबको करता है। फैमिली में हम करेक्ट। जितने भी लोग हैं सबको इम्पैक्ट करता है। ये राइटिंग की जो आपकी 30 दिनों की या 2 साल की जो प्रोसेस थी, इसके बीच में कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स, कुछ डिफिकल्टीज आई आप? मेरी थॉट प्रोसेस इतनी क्लियर नहीं थी, कैसे स्ट्रक्चर करूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या पॉइंट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो इतना क्लियर नहीं था। बीच में एक दो बार आपसे बात हुई थी, एक दो बार कैलाश जी से बात हुई थी, तो वो होता है ना कि वो क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिल जाती है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। हम्म। तो फिर वो इजी हो गया। 10% ऑफ योर इनकम, नेट इनकम जो आप घर पे लेके आते हो, वो आपके फ्यूचर के लिए यानी कि आपके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करनी है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप करेक्ट। 15,000 15 साल के लिए 15% रिटर्न आपका जनरेट करता है, तो वो 15 साल में 1 करोड़ रुपए होते हैं। अगर आप यही चीज़ अगले 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हो, हाँ। तो वो 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होता है, 3 करोड़ भी नहीं होता है, सीधा 10 करोड़ हो जाता है। और अगेन ये सेम चीज़ अगर आप वापस 15 साल के लिए कंटिन्यू करोगे, हम्म। तो अगेन वो 20 करोड़ 30 करोड़ नहीं होगा, सीधा 100 करोड़ हो जाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि लाइफ कभी भी आपको 100% अप पे नहीं रखेगी और 100% डाउन भी नहीं रखेगी। तो जब आपका स्ट्रगल का फेज आएगा, उस फाइनेंशियल स्ट्रगल को और चैलेंजिंग ना बनाया जाए, उसको अच्छे से टैकल करके हम अच्छे से बाहर आ जाए, उसके लिए मनी मैनेजमेंट जरूरी होता है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपको तो पता ही है कि हर हफ्ते हम एक अलग ऑथर के साथ बात करते हैं, उनके बुक के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, जो चैलेंजेस उन्होंने आज तक फेस किए हैं उनके बारे में, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी ऑथर ने अपने बुक के अंदर लिखा है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतर कर पाए अपनी जिंदगी में। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज है हमारे साथ में मिस्टर अमीश जानी, जो आज अपने बुक के और जर्नी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो पहले उनको वेलकम करते हैं। अमीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सर। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो अमीश जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में उन्होंने मोर देन 15 साल का टेन्योर निकाला है। 15 से ज्यादा साल उन्होंने उन कंपनीज में स्पेंड किए। बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा उनका। फाइनेंस के बारे में डीप लर्निंग हुई उनकी वहां से। और उसी लर्निंग को या उसी एक्सपीरियंस को लेके उन्होंने फाइनेंस कोचिंग के फील्ड में, पर्सनल फाइनेंसिंग के फील्ड में ज्यादा डीप जाने की सोची। एंड देन वो अभी आजकल जो है लोगों को अपने पैसे पर कैसे बचाने हैं, बढ़ाने हैं, इसके बारे में कोच करते हैं। उनका प्लान है कि 10 मिलियन लोगों से ज्यादा को उनको ट्रेन करना है, कोच करना है, उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करनी है। इन्होंने एक ऐसी जर्नी ट्रैवल करी है जो बहुत इंस्पायरिंग है। जहां ये 50 लाख डेप्ट में थे, इनको पता नहीं था कि ये कर्जा कैसे मैं सेटल कर पाऊंगा। अचानक से फाइनेंशियल सेटबैक आया था, उनसे जानेंगे इसके बारे में। और उस जर्नी को वहां से स्टार्ट किया उन्होंने, और फिर वो तो डेब्ट को उन्होंने क्लियर किया ही, लेकिन उसके बाद करोड़ों रुपए की वेल्थ भी बना ली। तो अगर अमीश जी हम लोगों को ये बता पाए कि ये सब कैसे पॉसिबल है, तो हमारी भी वेल्थ बन जाएगी। सो ऑब्वियसली अमीश जी के साथ जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। वेलकम अमीश जी अगेन। थैंक यू, थैंक एंड इसी पॉइंट पे मैं अपना इंटरव्यू या अपना डिस्कशन में स्टार्ट करता हूँ। ये क्या किस्सा था सर कि 50 लाख का नुकसान या 50 लाख का कर्जा, वहां से लेके करोड़ों रुपए की वेल्थ, ये थोड़ा सा बताएंगे कैसा रहा, क्या रहा? थोड़ा सा ऑडियंस को भी सुनने में मजा आएगा, यू। मुझे भी जानने में मजा आएगा। श्योर श्योर, यस यस। सो बेसिकली जो है 50 लाख का जो डेट था, दैट इज अ मिक्स ऑफ, यू कैन से, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और फैमिली का टैक्स बिल।
राइट। सो अच्छा। कुछ पुराने टैक्सेस जो थे वो पे नहीं ही हो पाए थे किसी रीजन से, मतलब ऐसा नहीं। तो बात ऐसी हुई कि अब ठीक है, अब ये होता है ना कि जब आप पैसे को मैनेज नहीं करते हो तो पैसे आपको मैनेज कर जाते हैं, राइट। और फिर आपको लगता है कि यार मेरे पैसे कहाँ चले गए। करेक्ट। मेरे साथ भी भले ही मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में, वेल्थ मैनेजमेंट बैंक में काम करता था, बट उस टाइम पे आज से ऑलमोस्ट ये कुछ 4 5 6 साल पुरानी बात है, 6 7 साल पुरानी, राइट। तो इस दिन एक दिन रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास इतने लोन्स हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, लेकिन और मैं इतना कमा भी रहा हूँ, करेक्ट। बट फिर भी मेरे पास पैसे बच नहीं रहे। मतलब कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी इनकम है, बट फिर भी आई डोंट नो वेयर माई मनी इज गोइंग। और कुछ ऐसा बैंक बैलेंस भी नहीं दिख रहा है, और ना इन्वेस्टमेंट्स में कुछ पैसे दिख रहे हैं। अब होता है कि चलो बैंक बैलेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में तो पैसे दिखे, बट वो भी करेक्ट। ज़्यादा दिख नहीं रहे। तो खर्चा ही ज्यादा है। खर्चा ही ज़्यादा है, उसका मतलब खर्चा ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर फिर पढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर सीखना शुरू किया। तब जाके समझ में आया कि यार जो मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखे थे, जो मैंने लोन्स ले रखे थे, एक के बाद एक लोन्स लिए। अब अग्रीड कि वो लोन्स मैंने कोई अननेसेसरी खर्चे के लिए नहीं लिए थे, मेरे फैमिली की पढ़ाई के लिए ही लिए थे। फैमिली में जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, उनकी पढ़ाई के लिए लिए थे। बट अगेन वो मैं लोन के अलावा भी अलग तरीके से मैनेज कर सकता था, बट वो मैंने नहीं किया। हम्म। जो होता है ना, हम हमेशा इजी वे आउट ढूंढ लेते हैं, करेक्ट। तो वैसा कुछ ढूंढ लिया एंड देन लोन्स चढ़ गए। फिर जब समझना शुरू किया तब रियलाइज हुआ है, और जब समझने के बाद लिखा कि मेरे पैसे की लोन्स कहाँ कहाँ, मेरे कितने लोन्स है, तब जाके ये 50 लाख का नंबर भी समझ में आया। मेरा आउटफ्लो हो कहाँ कहाँ रहा है, हाँ, क्या वरना तो लीकिंग कहाँ कहाँ पे है। यस, और तब ये भी समझ में आया कि मेरे इतने लोन्स है। वरना तो ये भी नहीं पता था कि हाँ ठीक है, इतनी ईएमआई जा रही है, बैलेंस कितना है कौन देखेगा वैसा। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अमाउंट बहुत बड़ा है एंड मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में। देन फिर मैंने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, भले ही मैं फाइनेंशियल फील्ड में था, लेकिन वो अलग चीज है। और पर्सनल फाइनेंस करेक्ट। मानता हूँ कि सबका अलग अलग होता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस। ये सबकी करेक्ट। सिचुएशन अलग है। हर किसी की प्रायोरिटी अलग है, यस, इनकम आपकी लेवल्स प्रायोरिटी अलग अलग है। है, सबके गोल्स अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, फैमिली मेंबर्स करेक्ट। अलग है। तो फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 इयर्स, इट टुक मी 4 इयर्स, कि मुझे अच्छा। 3 से 4 साल लगे इन सब डेट्स को खत्म करने में। और फिर अपनी साथ साथ में मैं इन्वेस्टमेंट्स भी करते गया, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर पोर्टफोलियो भी बिल्ड हुआ थोड़ा सा, राइट। लवली। दिस हैज बिन द जर्नी। बट हाँ, वो ऐसा था कि वो जो 4 साल है, वो 4 साल मैं कह सकता हूँ कि इन अ वे में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे टफेस्ट ईयर रहे हैं, बिकॉज वो 4 साल तक मुझे डिसिप्लिन रखना था कि हाँ। भैया बजटिंग करना है तो करना है, पैसे यहीं पे खर्च करने हैं, यहाँ नहीं करने हैं। वो जो करेक्ट। डिसिप्लिन है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट। बट हाँ, वो मैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड एवरीवन, मैं वो कर पाया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसीलिए शायद आपके बुक का टाइटल है गेट रिच स्लो बट फॉर श्योर। यस, गेट यस, रिच इट्स बुक स्लो। कि आप भले ही गेट टाइम रिच लगेगा, स्लो बट फॉर श्योर। बट आप सो अमीर बनोगे जरूर। सो हाँ, बनोगे इट जरूर। टेक्स टाइम, और जेन्युइन वेल्थ। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से आगे बढ़ोगे तो बनोगे जरूर। यस, यस। सो जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको टाइम लगता है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता है, मैं ऐसा मानता हूँ, अनलेस आपको लॉटरी लग जाए, राइट। हाँ। और लॉटरी लग भी गई तो मेरे बुक में एक एग्जाम्पल है सुशील कुमार जी का, राइट, कि वो केबीसी की 5 करोड़। केबीसी वाले। यस, केबीसी वाले। केबीसी वाले, वो 5 करोड़ जीत गए, बट उन्होंने उस पैसों को कैसे हाँ। मैनेज करना है वो सीखा ही नहीं था। सो अगर गलती से किसी आपकी अगर लॉटरी लग भी गई, हाँ, सो ही लॉस्ट लेकिन अगर एवरीथिंग। आपने सीखा नहीं है, तो वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, आप माइनस में भी चले जा सकते करेक्ट। हो। इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है लॉटरी लग जाए तो अच्छी बात है, बट एक सीख बहुत जरूरी है कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, सो दैट गलती से चलो आपकी लॉटरी लग भी गई तो एटलीस्ट आप वापस उस सिचुएशन में ना चले जाओ। हाँ। अदरवाइज आप डिसिप्लिन के साथ रहो, डिसिप्लिन फॉलो करो, डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हो, बट यस इट विल टेक टाइम। करेक्ट। करेक्ट।
तो गेट रिच स्लो बट फॉर श्योर, ये पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर अमीश जी ने बहुत प्यारी किताब लिखी है। सारे पर्सनल फाइनेंसिंग के टेक्निक्स एंड टिप्स का एक निचोड़ है ये, जो उन्होंने अपने बुक के अंदर डाला हुआ है। मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप में से हर किसी के पास ये किताब की कॉपी होनी ही चाहिए। आप इसको पढ़िए, सीखिए। एडवांस कोचिंग के लिए सर से कांटेक्ट करिए, वो भी गाइड करेंगे आपको। लेकिन किताब के अंदर भी बहुत ट्रिमेंडस वैल्यू देने की कोशिश की है इन्होंने। इस बुक की परचेसिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजोन के ऊपर ये बुक अवेलेबल है इजीली। आप अपने घर से इसको ऑर्डर करिए, होम डिलीवर हो जाएगी आपको थ्रू अमेजोन। एंड दिस इज वन फैंटास्टिक बुक ऑन पर्सनल फाइनेंसिंग, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू दीपक जी। अमीश जी, मेरा सेकंड सवाल, अभी आपका इतना लंबा चौड़ा करियर रहा है, अलग अलग फील्ड के आप एक्सपर्ट हो, आपको ऐसा क्यों लगा कि बुक लिखेंगे तो पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर लिखेंगे, दूसरे किसी के ऊपर नहीं लिखेंगे? ऐसा क्यों लगा आपको? सो अगेन वो मेरी जर्नी से लिंक्ड है कि एक तो बचपन से वो होता है ना कि हाँ, सब मोस्टली काफी सारे लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो बचपन से वो पैसे की स्ट्रगल देखी। दूसरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे लाइफ के कि एक टाइम पे मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हूँ एंड पापा की जॉब चली गई। तो अब वो स्ट्रगल दिख रही कि यार जॉब अगर नहीं है तो घर कैसे चलेगा। करेक्ट। तो वो वाली स्ट्रगल देखी फिर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझा कि एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो इसके बारे में भी मैंने बुक में लिखा है। करेक्ट। फिर जब मैं इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट पास होने वाला था फाइनल ईयर में, तब पापा को कैंसर हो गया। तो वो उसमें भी फिर कुछ काफी सारे पैसे चले गए बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, अच्छा। एडिक्वेट नहीं था। तो अगेन इट कम्स बैक टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि यार हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा एडिक्वेट होना चाहिए। जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। सो ये मेरी कमाने के पहले की जर्नी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, और कमाने के बाद तो मैंने आपको बताया कि लोन में चला गया था एंड देन आई वाज नॉट एबल टू मैनेज द। और मैक्सिमम लोग जो है आपके हमारे अराउंड, वो आपकी तरह ही होते हैं, जहां पे उनको मालूम तो सब कुछ होता है लेकिन करते कुछ नहीं है। हाँ हाँ, सो इन्फॉर्मेशन का तो आजकल मतलब आज के इन्फॉर्मेशन का एज है, तो इन्फॉर्मेशन तो ओवरलोड हो रखा है। करेक्ट। बट बहुत सारे लोग जहाँ लैग करते हैं दैट इज द कन्विक्शन कि वो कर पाएंगे। करेक्ट। एंड सेकंड इज कि इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने नॉलेज ले लिया लेकिन आपने इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। सो हम्म। विल यू काइंड ऑफ सीख तो सब ले ली लेकिन अमल में नहीं लाए तो क्या किया, तो ऐसा है। करेक्ट। दैट्स करेक्ट। व्हाई आई थॉट कि अगर मेरी ये जर्नी रही है, और फाइनेंस इज लाइक नंबर्स, मुझे नंबर्स से बहुत प्यार है। बचपन में भी मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट था। सो नंबर्स इज अगेन लिंक टू फाइनेंस, तो इसलिए फिर पर्सनल फाइनेंस पे लिखा कि एक टाइप पे साइकोलॉजी जहाँ पे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड फिर फाइनेंस की दोनों चीज़ें साथ में अगर आप मैनेज कर सकते हो, देन दैट्स वाई ये फिर बुक का ख्याल है कि अगर ये कहता है ना कि जैसे कैलाश जी के साथ जब 1-to-1 हुआ था और आपके साथ भी 1-to-1 हुआ था, तब ये डिस्कशन हुआ था बुक राइटिंग के टाइम कि आप हर जगह शायद नहीं पहुंच सकते लेकिन आपकी बुक जरूर करेक्ट। पहुंच सकती है। करेक्ट। तो इस बुक में वही चीज़ है जो मैं एक्चुअली लोगों को कोचिंग में सिखाता हूँ। बट अच्छा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं चाहूँ तो भी दिन में मैं 100-150 लोगों से मिल पाऊंगा, उससे ज़्यादा शायद नहीं मिल पाऊंगा। और वो मिलना किसी काम का नहीं है ना, हाँ जहां पे आपने कोचिंग की नहीं, उनकी बस मिले, हाँ बात की। कोचिंग हाँ। के और लिए लंबा समय लगता है, यस यस, डेडिकेटेड और टाइम कोचिंग, लगता है, उनको और समझना कोचिंग में पड़ता है, उनकी नीड को समझना पड़ता है। डेफिनेटली, और कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 8 6 8 लोगों की कर पाऊंगा दिन में। करेक्ट। तो इसलिए फिर बुक का ख्याल है कि यार बुक तो है, बहुत सारी जगह पहुंच सकती है। तो फिर इसलिए बस जो मैं सिखाता हूँ वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो एनीवन हु इज परचेजिंग द बुक, अगर आप सिर्फ इसमें सिंपली 10 स्टेप्स दिए हुए हैं, अगर आप उसको रिगरसली डेडिकेशन के साथ फॉलो कर लोगे, तो आई एम श्योर, मैंने बुक में भी लिखा है कि 5 to 7 years एंड यू विल हैव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरा बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है कि अगर कोई ये बुक परचेस करेगा, पढ़ेगा, क्या फायदे होंगे उसके? सो इसमें मैंने बुक में ना ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वो होता है ना कि जार्गन्स और ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। थोड़ा बहुत यूज़ किया है बट बहुत बेसिक्स वाले हैं जो सिंपल रखने की कोशिश करी बहुत है। सिंपल रखा है। और जितने लोगों ने अभी तक पढ़ा है, मैंने जितने लोगों को गिफ्ट किया है, जितने लोगों ने बाय भी किया है,
सबने मुझे ये फीडबैक तो दिया है कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। बिकॉज हम जैसे कन्वर्सेशन में बात करते हैं वैसी ही इंग्लिश रखी है मैंने ऐसी कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं रखी है कि कोई ऐसे लेमैन के फालतू लिए नहीं वर्ड। रखा है आपने, किसी को हाँ, भी कोई आपको ऐसा फाइनेंशियल लगेगा कि बैकग्राउंड आप नहीं है तो भी उसको समझ में आएगा। उसको समझ में आ जाएगा। और दूसरा कि इसमें सिंपल 10 स्टेप्स दिए हुए हैं, बस वो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। हम्म। सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर रेफरेंस फॉर योर लाइफ, कि अगले 5 से 7 साल के लिए आप उस बुक को थोड़े थोड़े टाइम में पढ़ो, कि आप जिस स्टेप पे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहला स्टेप रखा है कि यार आपको आपके मिथ्स दूर करने हैं, अच्छा। राइट। चैप्टर 1 में मतलब मनी और डेट के ऊपर बात की है मैंने, राइट। हाँ हाँ। फिर उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाना है, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है, फर्स्ट स्टेप। हम्म। तो अब लेट्स से आपको 2 से 3 महीने लग गया इमरजेंसी फंड बनाने में, एग्जाम्पल। अच्छा। हाँ। तो तब तक आप मे बी आप सिर्फ एक चैप्टर को रिवाइज करते रहो कि उसमें कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मैंने मिस कर दिया। हम्म। सेकेंड स्टेप है कि अब आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करना है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, जिसको बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। करेक्ट। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को आप एक इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, ताकि जब आपकी एक अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाए, या फिर आप चाहो कि बस अब मुझे आ, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, राइट, हम्म। जस्ट एंजॉयमेंट के लिए काम करना है, तब आपके पास वो एक इनफ फंड हो जाए, तो वो एक पे योर सेल्फ फर्स्ट। वैसे मैंने 10 स्टेप्स दिए हुए हैं, बस वो आपको बस अच्छा। इंप्लीमेंट करना है। जब आप ये इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो बुक को रेफरेंस में लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, एंड देन अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जर्नी आपका लंबा चलेगा थोड़ा सा, बट जब आप उस जर्नी में से बाहर आओगे ना, तो नॉट जस्ट योर मनी, बट आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। हम्म। एंड आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। मनी अच्छा। के साथ तो आपका रिलेशन अच्छा ही होगा, बट फैमिली मेंबर्स के साथ भी होंगे, बिकॉज मैंने इसमें बताया है कि आपको इस चीज को इम्प्लीमेंट अकेले नहीं करना है, फैमिली के साथ मिलकर करना है, हम्म। राइट। बिकॉज अच्छा। मनी इज ऐसा नहीं है कि मनी सिर्फ मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, आप सबको करता है। फैमिली में हम करेक्ट। जितने भी लोग हैं सबको इम्पैक्ट करता है। जी। तो जो सिर्फ कमाने वाला है वो ना करे, बस पूरे फैमिली मेंबर सब लोग मिलके पढ़े इस बुक को। सो इट शुड नॉट बी अ इंडिविजुअल डिसीजन, इट शुड बी अ फैमिली डिसीजन। यस यस डेफिनेटली, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि कमाने वाला जो है, मे बी शायद जो भी इंसान कमा रहे हैं घर के अंदर, वो ऑब्वियसली उस बुक को परचेज करे, बट सब लोग साथ में मिलके पढ़े। और अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ कि इंग्लिश बहुत सिंपल है, तो जो भी इंसान 11 साल के ऊपर का बच्चा भी है उसको सब ये समझ जाएगा कि क्या चल रहा है, इतना सिंपल हम्म। लैंग्वेज में। अच्छा। फैंटास्टिक। अब ये बुक जब आपने लिखना चालू किया और आपने कंप्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना समय अंदाजे से लगा होगा सर बुक कंप्लीट करने में आपको? सो इसके दो आंसर है एक्चुअली। एक है 2 साल, हाँ। दूसरा है 30 दिन। अच्छा। ठीक है। ओके। तो 2 साल ऐसे कि जो मेरे भी मेंटर है स्नेह देसाई, राइट, स्नेह सर, उनके थ्रू मैंने ये सीखा था कि आपकी बुक होनी चाहिए। अब ये मैंने सीखा था ऑलमोस्ट 2.5 साल के पहले, अच्छा। राइट। कि वो सीखा था उस टाइम मन में भी था कि बस हाँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बुक लिखनी। सीड लग गया था उस वक्त। सीड लग गया था, लेकिन सोचा था कि यार कितना टाइम लगेगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मैं रिसर्च कैसे करूंगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करता था, थोड़े 2-3 पॉइंट्स लिखता था, फिर 2-3 हफ्ते तक छोड़ देता था। right? हाँ। तो वैसे करते करते ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए। फिर 2 साल के बाद वो स्नेह सर के थ्रू आपका और कैलाश जी का कांटेक्ट हुआ। तब फिर वो कैलाश जी का वर्कशॉप जो पुणे में हुआ था, मुझे याद है अभी भी, कोरेगांव पार्क में, तो वो जी। अटेंड किया। और उसके बाद फिर उनके साथ 1-to-1 था। तब लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, हाँ। इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। मतलब आपने जो सिखाया आपके साथ 1-to-1 में, और कैलाश जी ने जो उस वर्कशॉप में भी सिखाया था, मुझे लगा यार मैं फालतू में 2 साल वेट कर लिया, ये पहले ही सीख जाता तो 2 साल पहले ही बुक आ गई होती। करेक्ट। तो फिर जो मेथोडोलॉजी मिली मुझे आपसे, अ, तो फिर वो इम्प्लीमेंट किया, तो फिर हाँ फिर वो 30 दिन में बुक हो गई। अच्छा। चलो ठीक है, अब रोज का बस शेड्यूल फिक्स है, आपके चैप्टर फिक्स है, पॉइंट फिक्स है, सब पॉइंट्स फिक्स्ड है, पूरा स्केलेटन बन चुका है। एंड देन बस आपको लिखना है सिर्फ, एक एक पॉइंट लेके बस उसको बस एलेबोरेट उसको करना लिखना चाहते है, तो एलाबरेट करना है। एंड अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी उस वर्कशॉप में कैलाश जी ने, कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी इंग्लिश ठीक होगी कि नहीं, हैं। हाँ।
आपको बस अपने मन में अपने ग्रामर के हिसाब से जो भी समझ में आ रहा है बस लिखते जाओ। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग गेट है। योर फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी। हाँ, गेट योर फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी। एटलीस्ट वो फर्स्ट ड्राफ्ट हो जाएगा ना, तो उसका ब्यूटिफिकेशन बहुत इजी है। ब्यूटिफिकेशन, एडिटिंग, प्रूफ हाँ, रीडिंग, वो प्रूफ रीडिंग ट्रिमिंग। और ये सब। यस यस, तो वो एंड दैट्स व्हाई आई एम ग्रेटफुल कि वो स्नेह सर के थ्रू मैं आप लोगों के टच में आया कि वो जो 2 साल का जो पेंडिंग प्रोजेक्ट था वो 30 दिन में हो गया। सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैंने बुक, वैसे देखा जाए तो 2 साल और 30 दिन में लिखी है। 2 साल तक मैं दो साल सोचता तीस था कि दिन बुक करेक्ट। दो लिखनी साल है, और 30 दिन। और मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे थे वर्ड पैड में, नोट पैड में कुछ पॉइंट्स बना रखे थे कि हाँ ये पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। बट हाँ, बस उसके आगे कुछ नहीं किया था। बट जो एक्चुअल, जिसको बोलते हैं ना कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन, वो मैंने 30 दिन में किया है। ये राइटिंग की जो आपकी 30 दिनों की या 2 साल की जो प्रोसेस थी, इसके बीच में कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स, कुछ डिफिकल्टीज आई आपको? ऐसा कुछ लगा कि नहीं मैं अभी अटक गया हूं, ऐसा कभी हुआ? सो 30 दिन, सो 2 साल में तो मैंने बोला कि ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। मैंने सिर्फ हाँ। बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन जैसा बनाया था, और हम्म। थोड़ा बहुत लिखा होगा वो 2-3 पैराग्राफ, दैट्स इट। बट जब एक्चुअल में डेडिकेशन के साथ लिखना शुरू किया, तो इस बुक में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे मेरी थॉट प्रोसेस इतनी क्लियर नहीं थी। अच्छा। मुझे था कि हाँ इस पे लिखना है, बट इसमें मैं कैसे स्ट्रक्चर करूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या पॉइंट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो इतना क्लियर नहीं था। हम्म। बट वही है कि वो बीच में 1-2 बार आपसे बात हुई थी, 1-2 बार कैलाश जी से बात हुई थी, तो वो होता है ना कि वो क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिल जाती है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, हम्म। तो फिर वो इजी हो गया। अदरवाइज आई थिंक मुझे याद है कि 30 दिन में से भी 3-4 दिन ऐसे थे जब मैं कुछ भी नहीं लिख पाया था। अच्छा। सो मैं जस्ट स्टक हो गया था कि यार मैं क्या करूं। हम्म। बट विंग्स की ओर से वो एवरी आई थिंक फ्राइडे या ट्यूसडे ऑथर सपोर्ट कॉल होता है। फ्राइडे को कॉल होता है। फ्राइडे को कॉल होता है, यस। तो वो फ्राइडे के कॉल में फिर मैंने रेज किया था कि मैं इस पॉइंट पे अटक गया हूँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं रिसर्च हाँ। कर लिया, यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मुझे इसका फॉर्मेशन ही समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। राइट, तो वो और वो आई थिंक जितना मुझे याद है लास्ट वाला चैप्टर था जहाँ पे मैं लेगेसी पे बात करता हूँ कि अब आपने कमा लिया है तो आप समाज के लिए यूज करो पैसा। करेक्ट। तो अब वो ऐसा गिविंग टॉपिक, बैक टू द सोसाइटी। हाँ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। हम्म। तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि चैप्टर बहुत ही लंबा हो जाए, कि एक अलग बुक हो गई उसके ऊपर। हाँ। मैं ये भी नहीं चाहता था कि बहुत छोटा हो जाए, तो इसलिए मैं फिर अटक गया था। बट हाँ, वो सपोर्ट कॉल में फिर कैलाश जी ने गाइड कर दिया था कि यार ठीक है, आप अभी आपके हिसाब से आप लिख दो, फिर अगर उसमें से आपको लगेगा कि कट करना है तो अगेन हम डिस्कस करके वापस वो कर देंगे, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। एंड लकीली फिर वो जब वो 3-4 दिन की अटकन के बाद वापस लिखना शुरू किया, तो वो आई थिंक 1-1.5 दिन में वो चैप्टर लिख दिया था मैंने। और वो आपके हिसाब से हो भी गया था? हाँ, सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा हो गया था, बट फिर अगेन वो थोड़ा सा जब हमारी आप हमारी और आपकी बात हुई थी, आपके साथ जब मेरा 1-to-1 हुआ था, तब फिर वो एडिटिंग में हमने डिस्कस करके थोड़ा बहुत कर लिया था कि हाँ ठीक है ये सब थोड़ा काट सकते हैं, इट्स ओके। अच्छा। तो या राइटिंग के बीच में ऐसा कोई वाव मोमेंट या आहा मोमेंट, कोई स्पेशल मोमेंट कभी किसी दिन किसी पॉइंट पे हुआ आपका, ऐसा कुछ? राइटिंग के जस्ट पहले हुआ था। सो अच्छा। जो कैलाश जी ने वो 2 दिन के वर्कशॉप में सिखाया था कि आपको इनिशियल रिसर्च जो है वो स्केलेटन जैसा रिसर्च जो है, वो आप स्केलेटन रेडी कर दो। और स्केलेटन रेडी करने और लिखने के बीच में आपको सिंपली ये डिसाइड करना है कि वो एक एक्सरसाइज करवाते हैं ना कि आप कितने, कौन से चैप्टर पे आप कितने कंफर्टेबल हो, मतलब एकदम आप कॉन्फिडेंट हो, किसी में आपको थोड़ा, फेवरेट कौन सा है, नॉट सो फेवरेट कौन सा है? हाँ फेवरेट, फेवरेट, नॉट सो फेवरेट, एंड कंप्लीटली लीस्ट फेवरेट। हाँ हाँ। तो वो जो नॉट सो फेवरेट वाला होता है जिसमें कैलाश जी बोलते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च करो, कि तो वो लिखने के जस्ट पहले मे बी आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। और उसमें ऐसा था कि मेरा सेकंड चैप्टर ही है वो, कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छा। मैंने बताया कि आपको
10% ऑफ योर इनकम, नेट इनकम जो आप घर पे लेके आते हो, वो आपके फ्यूचर के लिए यानी कि आपके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करनी है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो उसके रिसर्च में मुझे ठीक है, ये पता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है वो उसके रिसर्च में समझ में आया कि लेट्स से आप 15,000 रुपए 15 साल के लिए, एवरेज 15% रिटर्न जो म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, हम्म। आपको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना, आपको सिंपली एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको 15% तक रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप करेक्ट। 15,000 15 साल के लिए 15% रिटर्न आपका जनरेट करता है, तो वो 15 साल में 1 करोड़ रुपए होते हैं। अच्छा। ठीक है। लेकिन हम्म। इसके बाद मैजिक कब शुरू होता है कि अगर आप यही चीज अगले 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हो, हाँ। तो वो 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होता है, 3 करोड़ भी नहीं होता है, सीधा 10 करोड़ हो जाता है। अच्छा। ओके। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम्म। और अगेन ये सेम चीज अगर आप वापस 15 साल के लिए कंटिन्यू करोगे, हम्म। तो अगेन वो 20 करोड़ 30 करोड़ नहीं होगा, सीधा 100 करोड़ हो जाएगा। अच्छा। वो फिर सो फिर 10 गुना ग्रोथ सीधा होगी 10 गुना, उसमें। राइट। सो दैट इज द वाओ मूवमेंट फॉर मी, कि अगर कोई हाँ। एक इंसान चाहे तो वो अपनी फैमिली के लिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकता है। मे बी शायद अपने लिए हम्म। थोड़ा सा टाइम लग जाए उसको, राइट। बट अगर लेट्स से मैं हूं, अगर मैं, मेरा बेटा जैसे ही जन्म लिया और तब से मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं 15,000 रुपए, तब जब हम्म। वो मेरा बेटा 45 ईयर्स का होगा, यानी कि अपने मिड लाइफ में होगा, तब उसके पास 100 करोड़ रुपए होंगे। हाँ। एंड इट्स अ बिग अमाउंट, 100 करोड़ मतलब लोगों को 1 करोड़ तो पहुंचने में। आपने अगले 2-3 पुश्तों की प्रोविजन कर दी। हाँ। तो दैट इज द पावर कि यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन। सो लोग बोलते, तब मुझे वाव लगा कि यार कंपाउंडिंग का पावर तो है, बट इतना बड़ा है, हम्म। राइट। आप बस कंटिन्यू करते जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिंपली बस हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग इन नथिंग, राइट। सो करेक्ट। आप बस अपने पैसे को टाइम दे रहे हो, जो टाइम जो होता है, टाइम इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ कंपाउंडिंग, ऐसा उस टाइम मुझे लगा कि यार टाइम दे दो, आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अच्छा। सो दैट इज लवली। काइंड ऑफ अ वाव मूवमेंट। एंड सेकंड वाज अगेन जैसे कि सेकंड वाज कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जब क्रिएट करते हो, तो यही फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आप थोड़ा ज्यादा अचीव कर सकते हो। और अगेन लोगों को लगता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना इज अ बिग थिंग, हाँ हाँ। बट जरूरी नहीं है। लेट्स से जैसे ये मैंने ये बुक लिखी, राइट, तो ये भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना। भले ही इसमें से मुझे मैं शायद इसके डायरेक्ट सेलिंग से मैं मे बी 100 करोड़ रुपए ना कमाऊं, हम्म। बट अगर मुझे महीने के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए में मिल रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड इट्स अ गुड अमाउंट। मैंने तो बुक एक ही बार लिखी ना। करेक्ट। और ये पैसे तो जिंदगी भर आएंगे। हाँ, ये तो जिंदगी भर आएंगे। मुझे थोड़े इसके लिए कुछ अभी बार बार करना है। वो 30 दिन की एफर्ट दी, वो 30 दिन के एफर्ट के पहले आपके साथ 1 to 1 किया, कैलाश जी के साथ 1 to 1 किया, वर्कशॉप अटेंड किया, दैट्स इट। वो 2 ढाई महीने का और मेहनत, और वन 30 दिन टाइम का। एफर्ट। हाँ, तो इट्स अ वन टाइम एफर्ट जो मैंने डाली, हम्म। बट अब मैं बुक के थ्रू कमा भी सकता हूँ ना। करेक्ट। सो दैट्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट हम्म। एक्चुअली दोनों में से कुछ नहीं है। आपको सिंपली ये फोकस करना है कि मुझे मुझे मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ साथ क्या मुझे महीने के 500 रुपये भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आप करेक्ट। शुरुआत 500 से तो करो। कितने आ रहा है उसके ऊपर मत जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना, उसको यस, देखो। 500 से शुरुआत करो, 500 का 5,000 होगा, 50,000 होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। बट लोग अटक जाते हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, अब मैं क्या करूं। और जो छोटी अपॉर्चुनिटी होती है कुछ क्रिएट करने की, वो मिस कर जाते हैं। हम्म। सो या आई थिंक दैट वाज अनदर वाव मोमेंट जब मैं इसको स्टडी करना शुरू किया, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को, कि यार जस्ट फोकस ऑन लाइक छोटा सा अमाउंट, फिर आप छोटे से अमाउंट को बड़ा करो, पहले से ही बड़े पे मत सोचो। तो या जब आपकी बुक लिख के कंप्लीट हो गई है आपका, अभी ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अभी नो मोर राइटिंग, मुझे जो
देना था सोसाइटी को मैं दे चुका, लिख चुका आज। और यस। आपने फिर वहां से लेके बुक कंप्लीट भी हुई, पब्लिशिंग भी हुई, लोग यस। आपकी फर्स्ट कॉपी आपके हाथ में भी आई। ये बीच का जो पीरियड था, ये जो बीच का एक्सपीरियंस था, या एंजाइटी थी कि अरे कब होगी, कब आएगी कॉपी हाथ में, ये पूरा जर्नी कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जब तक बुक हाथ में नहीं आई थी तब तक ऐसा था कि यार वो होता है ना कि अब आपने मेहनत कर दी है, पेपर लिख दिया एग्जाम का, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, वैसी वाली सिचुएशन थी। अब वो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक वही टेंशन है, पास हुए फेल हुए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या चल रहा है। और जब हाँ। आएगी हाथ में तो कैसी दिखेगी, क्योंकि करेक्ट। ये होता है ना कि डिजाइन आपको कंप्यूटर पे दिखे, अंदर का जो लेआउट है वो भी अगेन कंप्यूटर पे दिख रहा है, तो यू डोंट नो कि एक्चुअल प्रोडक्ट बन के कैसे आएगा, हाथ में जब करेक्ट। आएगा तो कैसा फील होगा। बट या आई थिंक जब आया तब आई वॉज वेरी हैप्पी कि दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ। एंड या आई थिंक इट्स ये बुक लिखी जब बुक आई थी बाहर, तब भी जॉब कर रहा था, जॉब में अच्छा। छोड़ा नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को फोमो क्रिएट हुआ था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यार कुछ पॉजिटिव चीज के लिए मैं लोगों को मैं फोमो क्रिएट कर पाया, दैट्स अ गुड थिंग। मैं आई फील ग्रेटफुल कि कोई पॉजिटिव चीज के लिए कि एटलीस्ट वो ये देख के लोग सोच पाएंगे कि यार हम भी लिख सकते हैं। हाँ, इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो हाँ, डू इट। ही कैन डू इट, आई कैन डू इट ऑल्सो। हाँ, तो आपने बहुत सारे लोगों को फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्पायर भी किया होगा इसकी। हाँ हाँ, यस यस, सो दैट्स व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर कि इस बुक के थ्रू ऑब्वियसली जो लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये सब तो क्रिएट होगा ही, जो लोग परचेस करेंगे पढ़ेंगे। बट इस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई इंस्पायर होके बुक लिख सकता है, देन आई वुड बी मोर ग्रेटफुल कि एटलीस्ट और कोई अच्छा नॉलेज दुनिया में आएगा। सो या आई थिंक दैट्स द माय जर्नी की मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब वो बुक हाथ में आई कि चलो, और मैं पॉजिटिव फोमो क्रिएट कर पाया। वरना फोमो यूजुअली नेगेटिव होता है कि यार इसने, इसके पास आईफोन है मेरे पास नहीं है, मैं भी ले लेता हूँ, हाँ। तो वो नेगेटिव चीज है। बट अगर कोई ऐसा सोचे कि यार इसने बुक लिख दी तो मैं भी लिख सकता हूँ, और वो बुक लिख दे, देन दैट्स अ गुड गुड फोमो। अभी कोई आके आपको बोलता है कि आप ऑथर बन गए हो, आपने बुक पब्लिश की है, मुझे भी आपको देख के इच्छा हो रही है बुक लिखने की, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे लिखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करूंगा तो मेरी भी बुक हो जाएगी, क्या गाइड करेंगे आप उनको। आई थिंक सेम जो आप लोगों ने मुझे गाइड किया, विंग्स ने गाइड किया है मुझे। इट्स सिंपल, बस आप ये सोचो कि आपका जो टॉपिक है, मैं तो हमेशा दो तीन लोगों से मैं बात भी कर चुका हूँ कि सिंपल है कि आप अपना कोई एक टॉपिक आपको जो दिल के करीब है या आपके एक्सपीरियंस में आपने सीखा है, वो एक टॉपिक डिसाइड करो, उसके 10 सब पॉइंट डिसाइड करो, हर एक सब पॉइंट के अंदर 10 मे बी और टॉपिक डिसाइड कर लो, बस उस सब पे एक एक पेज लिख दो, हो गया आपकी बुक। हम्म। कि जब आप ये कैलाश जी ने सिखाया था कि आप कंप्यूटर का A4 साइज का बुक का पेज लिखते हो, तो वो बुक के 2 पेज हो जाते हैं, 2 से ढाई पेज। तो आपने हाँ। 100 पेज लिख दिए, हर एक चैप्टर आपके 10 चैप्टर डिसाइड किए, हर एक में 10 पॉइंट डिसाइड किए, तो 100 पॉइंट हो गए, 100 पे हर एक पे एक एक पेज लिख दिया, तो 100 पेजेस हो गए, 100 पेजेस मतलब आपकी 200 पेज की बुक बन गई। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और और एक पेज तो आई थिंक कोई भी लिख सकता है। मुझे अब ये बुक लिखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक पेज कोई एक टॉपिक के ऊपर, स्पेशली जिसमें या तो आप ज्यादा टाइम दे चुके हो आपके वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर आप उसके ऊपर पढ़ाई कर चुके हो, तो एक पेज तो आप कोई भी पॉइंट पे आप लिख ही पाओगे। एक पेज इज क्योंकि लाइक, आपने उस फील्ड का पूरा निचोड़ ऑलरेडी आपने यहाँ पे डाल दिया। मैंने डाल ही बस दिया है। आपको बस वो आपके आपके स्टाइल में या उस बुक हाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से बस उसको बाहर निकालना है। हाँ, और एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग बताई थी वो वर्कशॉप में ही, कैलाश जी ने बताई थी पुणे के वर्कशॉप में, कि अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे लिखने में मेरा थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, राइट, मेरा, क्योंकि आपका सोचने का स्पीड बहुत फास्ट होता है और हमारे लिखने का कम होता है। लिखने की स्पीड इतनी नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लिंक टूट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सिंपली गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में वो स्पीच टू टेक्स्ट ऑन कर दो और बोलना शुरू वॉइस कर दो, टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग करो टाइपिंग उसको। शुरू कर दो। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरी आधे से ऊपर की बुक तो ऐसे ही लिखी है। अच्छा।
और उसमें भी अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें बोलो, और बाद में इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा वो। हम्म। पहले तो ट्रांसलेशन में भी थोड़ा टाइम लगता था, आज से दो करेक्ट। 5 साल पहले। बट अब तो टूल्स और एआई इतना अच्छा आ गया है कि वो ट्रांसलेट भी अच्छे से करके दे देगा। हम्म। तो अगर आपको कंफर्टेबल है कि यार मैं गुजराती में कंफर्टेबल हूँ बोलने के लिए, तो हम्म। गुजराती में वॉइस स्पीच टू टेक्स्ट ऑन करके लिख बोलते बोलते जाओ। तो वो तो और इजी हो गया कि आपको बस बोलना है। तो आई क्या थिंक बात। बोल तो इंसान सकता ही है, हम लिख ना पाए बट बोल तो सकते ही है आराम से। बोलना तो हर किसी को पसंद है। बोलना हर किसी को पसंद होता है, और इंसान बोल सकता है। ललित से आपने 5 मिनट बोली, मतलब आपने एक पेज लिख दिया। हम्म। क्या बात। अब कोई बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि मैं पर्सनल फाइनेंसिंग मैं बहुत वीक हूँ, मैं करवाना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कैसे करते हैं, और मुझे इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं पता कि ये क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज तक राइट। अच्छा चला, इसके आगे भी अच्छा चलेगा। ऐसे राइट। मोमेंट पे अगर आपको कोई मिलता है तो आप उसको क्या एडवाइस देते हैं? सो एक तो चीज है, अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे पर्सनल फाइनेंस या बजटिंग या कुछ करने, मनी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे आ रहे हैं आराम से। तो एक है कि लाइफ कभी भी आपको 100% अप पे नहीं रखेगी, राइट, और 100% डाउन भी नहीं रखेगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा दुखी हो या हम्म। हमेशा ही आप चैलेंज में फंसे हुए हो, करेक्ट। या फिर आप हमेशा सुखी हो, आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। सो आप, इट ऑलवेज अप्स गोज एंड अप। डाउन्स चलते रहेंगे। हाँ, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो अभी अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जब आपका स्ट्रगल का फेज आएगा, एंड स्ट्रगल डजंट मीन कि आप यू नो बैंकरप्ट हो गए हो या खाने पीने के वांदे हैं, बट कुछ छोटा मोटा भी स्ट्रगल चल रहा है, तो उस स्ट्रगल को और स्ट्रगलफुल ना बनाया जाए, उस फाइनेंशियल स्ट्रगल को और चैलेंजिंग ना बनाया जाए, उसको अच्छे से टैकल करके हम अच्छे से बाहर आ जाए, उसके लिए मनी मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो इट इज। और एक और दूसरी चीज ये भी है कि वो बोलते हैं ना कि जैसे हम घर में शादी करके घर की लक्ष्मी को लाते हैं, तो जब घर की लक्ष्मी को लाते हैं घर में, तो हम बताते हैं ना उसको कि भाई ये घर में ये रिवाज है, क्योंकि हर घर के रिवाज अलग होते हैं। करेक्ट। तो बताते हो कि ये रिवाज है, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, इनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, इनके साथ थोड़े से ठीक ठाक है, और हम इस टाइम पे खाना खाते हैं, इस टाइम पे बाहर जाते हैं। पूरे जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप समझाते हो, राइट, प्यार से समझाते हो ऑब्वियसली, बट समझाते हो। करेक्ट। अब मान लो आपने वो नहीं समझाया, हाँ। तो क्या होगा? तो फिर तो कुछ गलतियां फिर होने के चांसेस है। हाँ, या तो गलती होने के चांस है, या आपके बीच में तनाव बढ़ने के चांस है। करेक्ट। क्योंकि जब ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, तो आप उसको डांटोगे या टोकोगे, और फिर वो सामने आपको जवाब देगी, आपने ये मुझे पहले बताना चाहिए था। यही होता है। करेक्ट। तो पैसे को भी इंडियन कल्चर में तो हम लक्ष्मी मानते हैं। तो जब वो लक्ष्मी आ रही है, तो तभी उसको मैनेज करना है ना, जाने के बाद थोड़ी मैनेज करना है। हम्म। तो जब इनकम आ रही है, अच्छा पैसा बन रहा है, तब आप डिसाइड कर रहे हो ना कि भाई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना सेविंग में जाएगा, इतना मेरे खर्चे में जाएगा, इतना ईएमआई में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। राइट। तो हम्म। बेसिकली आप वही चीज कर रहे हो। जैसे आप घर की लक्ष्मी को गाइड करते हो अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से, वैसे आप उस लक्ष्मी को भी, उस पैसे को भी आप गाइड कर रहे हो, जैसे ही वो आता है इमीडिएटली। हम्म। मेरा ये पर्सनल सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं इतना बजटिंग करूंगा, ये खर्चा करूंगा, इतना घूमने में यूज करूंगा, इतना खाने में यूज करूंगा, एंड दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड बजटिंग और दैट्स कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। तो जैसे ही पैसा आ रहा है तब आपको मैनेज करना है, वरना फिर आपको हम्म। ऐसा लगेगा कि यार, जैसे मेरे साथ हुआ था कि यार इनकम आई, महीने के एंड में पता नहीं चल रहा खर्चे कहाँ हो गए। कहाँ खत्म हो गए पैसे, कहाँ हाँ, गए। पता ही नहीं है, यू डोंट नो। हाँ, अरे हिसाब महीने के एंड में हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। हिसाब ही नहीं बैठ रहा आपको। यस, तो दैट्स व्हाई जिसके अच्छे पैसे आ रहे हैं उसको तो और ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी, जिसको अच्छे पैसे आ रहे हैं उनको, कि नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट गुड वेल्थ फॉर यू। राइट, कि जब आप एक पॉइंट पे जाके आप ये सोचोगे कि अब मुझे काम
सिर्फ मेरे एंजॉयमेंट के लिए करना है, पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। तो उतनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो हो सकता है, उसके लिए आपको जरूरी है मनी मैनेजमेंट। क्या बात है। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, और यस। फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मतलब उसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपके लिए। ओके। आपने आपके बुक के अंदर 10 चैप्टर लिखे हैं। यस, 10 पॉइंट्स है, यस। 10 पॉइंट चैप्टर है। ज्यादा है बट हाँ। पॉइंट्स 10 है, मतलब 10 मेन पॉइंट। इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं। क्योंकि हाँ। उससे पहले मैंने थोड़ी मिथ पे बात की है। मैंने हाँ। उसको ये भी बताया है कि यार ये सिस्टम क्या नहीं है, ये जो सिस्टम है 10 स्टेप्स का, ये क्या हाँ। नहीं है। मतलब लोगों को अच्छा। लगता है कि ये गेट रिच लिखा है तो मतलब कुछ 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम होगी। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल। तो वो सब भी मैंने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो हाँ। चैप्टर ज्यादा है बट हाँ 10 पॉइंट्स है, 10 10 में स्टेप्स की बात करें 10 स्टेप्स, तो यस। तो ये 10 स्टेप्स को आप बहुत शॉर्टली हमारे ऑडियंस के लिए बताएंगे, ताकि जब तक उन्होंने आपकी किताब नहीं पढ़ी है तब तक भी उनको कुछ कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाए यहां से। ये श्योर श्योर। सो पहले मैं 10 स्टेप्स के अलावा स्टेप 0 से स्टार्ट करते हैं। जी, स्टेप बिल्कुल। 0 ये है कि आपको अपने गोल्स सेट करने हैं। राइट, आप गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, पर एटलीस्ट आप अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप अपना बजटिंग बनाओगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स करोगे। अमीश जी, आपकी वॉइस वॉइस अचानक से चली गई। हेलो। हाँ, अभी अभी है। जी। यस। सो स्टेप 10 स्टेप्स के पहले स्टेप 0 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 0 इज अपने गोल्स को सेट करो। आप गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बट वो इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना है क्योंकि तभी आप अपना पैसा कैसे मैनेज करना है वो डिसाइड कर पाओगे। हम्म। राइट, जब तक आप उस गोल्स को पेपर पे नहीं डालोगे कि भाई मुझे हर साल एक बार वेकेशन पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, वो एक फाइनेंशियल गोल हो गया। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अनदर गोल हो गया। वैसे गोल्स हो सकते हैं, रिटायरमेंट एक और गोल हो गया। जी। तो हर एक के लिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से होगा, तो जब तक आपके गोल्स लिखे हुए नहीं है तब तक आप कुछ भी मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। हम्म। राइट, सो दैट इज स्टेप 0। स्टेप 1 इज आप एक बेबी बेयर मैं बोलता हूँ, यानी कि एक छोटा इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। अब ये किसके लिए है कि आपकी छोटी छोटी इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि पीक गर्मियों का टाइम है, और हम्म। मेरे घर में एसी खराब हो गया और 3 पंखे खराब हो गए एक साथ। अच्छा, एक साथ। हाँ, सो मैं मतलब 3-4 दिन के गैप पे तीनों पंखे भी खराब हो गए और एसी भी खराब हो गया। हाँ, राइट, अब ये है बहुत छोटी बात। लेकिन एक साथ ये सब करना मतलब हाँ, उस एक महीने साथ का वो करना मतलब बजट गड़बड़ा जाता है। महीने का बजट आपका हिल गया। हाँ। और अब पहले जैसा नहीं रहा कि मतलब सस्ते में काम हो जाता है। तो इसलिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड, ऐसी छोटी छोटी इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए, भाई कुछ घर में कुछ खराब हो गया, कुछ गाड़ी में या अपने व्हीकल में कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है, बट आपको हम्म। कराना पड़ेगा, और जी। इतना बड़ा भी नहीं है। राइट, तो ऐसा उसके लिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड जो बेसिकली आपके 15 दिन से 1 महीने के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उतना अप्रोक्सीमेट अमाउंट होना चाहिए। उससे ज्यादा इट्स फाइन, मतलब ये इतना ही चाहिए। हम्म। राइट, सो दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम्म। पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब आप अपने रिटायरमेंट को सबसे पहले सिक्योर करो। अच्छा। राइट, क्योंकि एक वक्त के बाद ऑब्वियसली आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी, और मे बी अर्निंग कैपेसिटी कम ना भी हो, बट एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब मुझे काम अपनी इच्छा से करना है, ना कि मेरे रिक्वायरमेंट इसलिए करना है। हम्म। तो उसके लिए एक रिटायरमेंट फंड जो मैं बोलता हूँ कि 10% ऑफ योर नेट इनकम आप उतना इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म अच्छे म्यूचुअल अच्छा। फंड में इन्वेस्ट करो। ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, अगले 25 साल 30 साल के लिए आराम से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम्म। फिर थर्ड स्टेप है कि आपका जो ईएमआई चल रही है उसको 20% ऑफ योर इनकम पे लेके आओ। उससे ज्यादा अच्छा। आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। अच्छा। ओके। यानी कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 20 हजार रुपए के ऊपर नहीं होनी चाहिए सब मिला के।
होम लोन, कार लोन, जो भी है सब कुछ मिला के। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 50 60 70% तक की इनकम ईएमआई में चली जाती है, ऐसे भी यस लोग यस, देखे हैं। मैंने भी देखे हैं, यस यस, और वो होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट इसका रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है। और अगर आपको धीरे धीरे रिड्यूस करनी है, आप एक बार में तो नहीं कर पाओगे, बट लोन में हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पे करते जाओगे तो ये होता जाएगा। और एक्स्ट्रा कहाँ से निकलेगा, बजटिंग करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है। हम्म। बट उसका रीजन ये है कि जब आपको कुछ अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल आया, जी। बैंक को तो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो ईएमआई मत दो, हाँ, या इस महीने नहीं दिया तो भी या इस चलेगा, ऐसा महीने तो नहीं बैंक दिया, बोलेगा नहीं। हाँ आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप इस महीने मत दो। राइट, आपने समाज के लिए अच्छा काम किया तो आप इस महीने ईएमआई मत दो, ऐसा तो बोलेगा नहीं बैंक। तो बैंक तो पैसा लेके जाएगा ही, तो उसके करेक्ट। लिए इट हैज टू बी बिलो, मतलब अराउंड 20%, नॉट मोर देन दैट। अच्छा। तो उसको उस लेवल पे लेके आना है पहले, धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पे ऐसा करोगे तो हो जाएगा। फिर स्टेप 4 है कि अब बड़ा इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, जो आपकी बड़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। हम्म। और वो होना चाहिए 6 महीने से 12 महीने तक के आपके जो खर्चे हैं, इंक्लूडिंग ईएमआईज, उतना होना चाहिए। यानी कि अगर आपका महीने का खर्चा ईएमआई मिला के मान लो 50,000 रुपये है, तो 6 महीने चले उतना खर्चा, यानी कि अराउंड 3 लाख रुपए। और या 12 महीने, मतलब 6 से 12 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपका कंफर्ट लेवल कितना है, आप कितने अमाउंट पे कंफर्टेबल रहोगे। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 12 मंथ्स, और उसको आप कोई एफडी में रख सकते हो। हम्म। तो 12 महीने का होगा तो 6 लाख रुपए होगा, उतना एक एफडी में या ऐसा रख सकते हो। बट ये किसके लिए है कि अगर आपको कोई बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, राइट, जैसे हमने कोविड में देखा था कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, करेक्ट। और बहुत सारे लोगों की जिनकी नहीं गई थी उनको आधे सैलरी पे काम करना पड़ रहा था। हाँ, उनकी सैलरी कम हो गई थी, हाँ, करेक्ट। अब ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो आप कैसे मैनेज करोगे? हम्म। तो फिर ये आप ये इस फंड में से मैनेज कर सकते हो। तो या दैट्स स्टेप 4। स्टेप 5 इज पे योर सेल्फ मोर। यानी कि अब आप, क्योंकि आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दिया, आपका ईएमआई भी अब कम हो गए हैं, तो यानी कि अब आपके पास पैसा थोड़ा हाथ में बच रहा है। जी। अब इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे आप वापस उस मोड पे नहीं जाओगे कि अब तो मेरे पास पैसे बच रहे हैं, चलो ऐश करते हैं। हम्म। ठीक है। चलो यूरोप घूमने चले। हाँ चलो घूमने चलते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप घूमो मत, हाँ। अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बढ़ाओ। हाँ। राइट, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स थोड़े बढ़ाओ। जी। राइट, अगेन यू कैन इंक्रीज अ बिट मोर आपके रिटायरमेंट के लिए। देन आता है स्टेप 6, जो जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टेप 6 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसी चीज सीखो जिससे आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो। नया स्किल, नया नया नॉलेज कुछ स्किल हो तो। सकता है, नया कुछ वेंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बात की कि बुक लिखो। हाँ। सो बुक लिख दिया आपने, उसमें से भले ही छोटा सा तो छोटा इनकम आना शुरू हो रहा है। जी। अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, कुछ साइड में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इट जी। कैन बी एनीथिंग। अब आजकल तो ऑनलाइन के जमाने में इतने सारे ऑप्शंस हैं। जी। राइट, पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सो एक ऐसा स्किल सीखो जिससे आप धीरे धीरे इनकम को अपनी बढ़ाओ और मल्टीपल सोर्सेज से बढ़ाओ। राइट। जी। फिर स्टेप 7 है जो शायद सबके ऊपर अप्लाई ना हो अभी, बट दैट इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर योर किड्स। अच्छा। कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए, दो चीज के लिए, पढ़ाई और एजुकेशन, और मतलब पढ़ाई एजुकेशन एक ही चीज हुई, और दूसरा इज मैरिज, कि उनकी शादी के लिए अलग से फंड क्रिएट करना शुरू करो। हम्म। तो बिकॉज वी नो कि एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। जी। राइट, सो फीस बहुत जल्दी बढ़ती है। तो आज जो अभी फॉर एग्जांपल अभी जिस कोर्स को या जिस डिग्री के लिए आपको 5-6 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो 20 साल के बाद उसके मे बी 40-50 लाख हो जाएंगे। पता ही नहीं है कितने हो पता जाएंगे, ही नहीं है हाँ कितना बहुत होगा, बट बहुत। एटलीस्ट 3 गुना तो हो, 3-4 गुना तो हो ही जाएगा। हम्म। तो फिर उसके लिए अगेन 4 गुना मतलब 20-25 लाख तो फिर भी हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होगा, बट मिनिमम 4 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए अगेन इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो।
क्योंकि नाउ बिकॉज स्टेप 6 में आपने अपनी इनकम बढ़ाई, हम्म। राइट? तो अब इनकम बढ़ी तो धीरे धीरे बच्चों के लिए एजुकेशन भी, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करो। और इस पे मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हमारा ये कल्चर रहा है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे ये कल्चर के हिसाब से हम हमेशा बच्चों का पहले सोचते हैं, हम्म। राइट? बट अगर आप मेरे स्टेप्स देखोगे तो इसमें मैंने आपके रिटायरमेंट के ऊपर पहले सोचा है कि आप अपना सोचो पहले, फिर बच्चों का सोचो। मैं बच्चों के सोचने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आपने बस प्रायोरिटी बदल दी। मैंने प्रायोरिटी बदल दी, क्यों? दो रीजन है। एक, यू डो यू डोंट नो आपका बच्चा कैसा निकलेगा, राइट? हम्म। आपको आपके साथ मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा नहीं करेगा, राइट? यू डोंट नो दैट। जी। चलो मान लो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका ध्यान रखने के लिए रेडी है, सब कुछ है। बट अगर, क्योंकि आज का एज जो है वो ग्लोबल एज बोलते हैं, राइट? हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं। तो जी। यू डोंट नो कि आपका बच्चा सेम शहर में रहेगा कि नहीं रहेगा, जहाँ हम्म। पे आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, बट उस बच्चे को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उसका ग्रोथ होने के लिए क्या आप उसको बांध के रखोगे कि नहीं नहीं तू यहीं पे रहे? अगर उसका हम्म। ग्रोथ, लेट्स से अगर आप मुंबई में रह रहे हो, लेकिन उसका ग्रोथ अगर बैंगलोर में है, तो आप डेफिनेटली उसको सपोर्ट करोगे कि यार हाँ ठीक है, जा, तेरी तो जिंदगी है, आप अलग शहर में हैं, वो अलग जगह पे हैं। अलग शहर है, अलग देश भी हो सकता है, अलग वो देश भी हो सकते हैं, करेक्ट। अलग देश भी हो सकता है। करेक्ट। तो वो मे बी आपको हर महीने कुछ पैसे के लिए सपोर्ट करे, बट जरूरी नहीं कि हर बार वो आए। हम्म। ये आपको रिक्वायरमेंट है, तब आपके हाथ में अगर कुछ पैसे होंगे, तो अगर आपको कुछ भी अपने से करना है तो आप कर पाओगे। कुछ मेड रखनी है सपोर्ट के लिए, कुक रखना है तो वो कर पाओगे, कहीं खुद से कुछ घूमने जाना है तो कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपने बारे में पहले सोचना है और फिर बच्चे के बारे में सोचना है। सो करना दोनों है, मैंने सिर्फ सीक्वेंस चेंज हम्म। कर दिया है, राइट? और ये वैसा है कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको, आप प्लेन में जाओगे तो वो बोलते हैं कि पहले अपना मास्क पहने, अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो ऑक्सीजन फिर मास्क, दूसरे की मदद करें। फिर दूसरे की मदद करें, राइट? अब इवन बच्चा भी आपका, तो उसकी भी मदद बाद में करे, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाए। क्योंकि अगर अगर आप सेफ हैं तो आप दुनिया को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन आपका ही सपोर्ट नहीं है तो आप फिर किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वैसा है। फिर स्टेप 8 है कि नाउ यू हैव क्रिएटेड योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गए हैं। तो अब जो आपके पास इनकम आ रही है, उसको यूज करके अपने डेट्स को क्लियर करो। सब डेट्स, मतलब डेट फ्री हो जाओ। हम्म। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, छोटा मोटा लोन चल रहा है, क्या क्या इशू है? बट मैं ये ऐसा मानता हूँ कि अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो आप बैंक को क्यों रिच बना रहे हो? जब हाँ। आप इंटरेस्ट पे करते हो, बैंक को रिच बना रहे हो। करेक्ट। तो वो ईएमआई से आपने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, ये सब कर लिया, इट्स फाइन, ठीक है। बट अब नाउ इज द टाइम कि अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाओ। एंड ना, हम्म। बिकॉज अगर आप उस लायबिलिटी को दूर कर दोगे, तो फिर आप और ज्यादा इनकम को क्रिएट कर पाओगे और ज्यादा एसेट्स को भी क्रिएट कर पाओगे, मतलब जी। वहां फोकस भी कर पाओगे। जी। तो दैट्स व्हाई, और वो फाइनेंशियल पीस भी देगा कि यार मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ। तो इट गिव्स यू पीस कि हाँ ठीक है, ना आई एम सेट। तो वो जो फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है रादर देन नंबर्स, राइट? तो इसलिए वो फीलिंग के लिए यू क्लियर योर डेट्स। स्टेप 14 है, स्टेप 14 नहीं बट स्टेप 9 है, कि अब जो है, बिकॉज नाउ यू क्लियर योर डेट्स एंड एवरीथिंग, नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन गिविंग बैक टू द सोसाइटी मोर। हम्म। इस चैप्टर में मैंने लिखा है कि पहले के 8 स्टेप जब आप कर रहे हो, शुरुआत जब कर रहे हो वहां से लेके 8वें स्टेप तक, हर स्टेप पे आपको सोसाइटी की मदद तो करनी है, बट आप छोटी सी कर पाओगे क्योंकि आप अपने डेट्स ही मैनेज कर रहे हो, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैनेज कर रहे हो, खुद का रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सब आप कर रहे हो मैनेज। तो वो उस टाइम पे गिविंग कैन बी योर टाइम गिविंग एज वेल। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज पे हो, तो उस टाइम आप टाइम दे के सोसाइटी को सपोर्ट करो। मैं, मे बी हफ्ते में एक दिन आपने कुछ एनजीओ में चले गए, कुछ पढ़ा लिया, साफ जी। सफाई कर ली, कुछ कुछ भी ऐसा एनजीओ का वर्क कर लिया। बट नाउ क्योंकि अब आप स्टेप 8 क्रॉस कर चुके हो, आपका वेल्थ अच्छा सा क्रिएट होना शुरू हो गया है,
नाउ इट्स टाइम कि नाउ यू फोकस ऑन गिविंग बैक टू द सोसाइटी मोर, हाँ राइट? एंड सो दैट अगर लेट्स से आपकी सिचुएशन में कोई था, जब आप सिचुएशन में थे पहले कुछ सालों पहले, अब अभी कोई उस करंट सिचुएशन में है तो आप उसकी मदद कर पाओ, जी। राइट? एंड लास्ट स्टेप इज कि अब कोई कोच का सपोर्ट लो, राइट? तो बिकॉज कुछ भी हो, जैसे अगर मैं भी हूँ तो मेरे लिए ये बुक लिखने के लिए कैलाश जी और आप मेरे बुक कोच बने, राइट? जी। तेंदुलकर की हम बात करें, सचिन की बात करें, तो उनके लिए रमाकांत आचरेकर उनके कोच थे। तो हर इंसान जी। को कोई ना कोई फील्ड में, हर एक फील्ड में कोई कोच लगता है, हम्म। राइट? तो ये पूरी जर्नी को अगर आपको स्टेप 1 से स्टेप 10, यानी कि पूरी जर्नी को अगर आपको पीसफुल बनाना है, स्ट्रगल लेस बनाना है, देन यू नीड अ कोच, ताकि अगर आप कोई ऐसी गलती करने जा रहे हो जो आपको शायद कुछ बड़ा नुकसान करवा दे, वो आप ना करो, राइट? छोटी मोटी गलती हो सकती है बट ठीक है, इट्स फाइन। बट कोई बड़ी गलती होने से आपकी रुक जाए, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कनेक्शन विद अ कोच। सो अमेजिंग। दीज आर द 10 स्टेप्स। सो कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको सुन के ही लग रहा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कुछ स्टेप्स आप साथ साथ में करोगे। सो उसका दिस, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। हाँ, उनका पर्टिकुलर ऑर्डर इन द सेंस, ऑर्डर है, बट कुछ चीजें आप साथ में करोगे। जैसे मैंने बोला कि कोच, तो कोच आपके स्टेप 1 से साथ में रहेगा तो और अच्छा है। गिविंग बैक टू द सोसाइटी अगेन आप पहले स्टेप से करोगे तो अच्छा है। बट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप पहले से सोचना शुरू कर सकते हो, बट फोकस आप स्टेप 4 5 पे आके करोगे, जी। वैसा। सो या दिस इज द बुक। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपने पूरा का पूरा आपके बुक का निचोड़ बता दिया। यस। और जो आपका लास्ट पॉइंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा गुरु हर यस। किसी की लाइफ में होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी बदल देता है। तो जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अमीश जी एक ऐसे व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखते हैं, और अमीश जी आपके अगर कोच बन जाए फाइनेंस पर, पर्सनल फाइनेंस के मामले में, तो आप अपने जो फिनेंशियल गोल्स है वो इजीली अचीव कर पाए। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है, प्लीज ये बुक परचेस करिए। उनकी जो बातें उन्होंने जो शॉर्ट में बताई अभी, उनको डिटेल में पढ़िए। मैंने बताया है कि ये बुक ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। गेट रिच स्लो बट फॉर श्योर, एक अमेजिंग किताब है पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। आपको अगर ये परचेस करनी है तो बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप बस उसके ऊपर क्लिक करके आपकी कॉपी रिजर्व करिए, ये कॉपी होम डिलीवर हो जाएगी। मैं अमीश जी का पर्सनल ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनल फाइनेंसिंग को सुधारने में या बेटर करने में अमीश जी उनको मदद कर सकते हैं, इनकी कोचिंग लेने से उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट हिम। यस। और यस। ही विल बी मोर देन हैप्पी टू कंटिन्यू द जर्नी विथ यू। जैसे उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करके एक अच्छे मुकाम पे लेके गए हैं अपने आप को, आपका हाथ पकड़ के आपको भी लेके जाने की ताकत वो रखते हैं। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट हिम। यस, सो डेफिनेटली। अमीश जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिटेल में बात करके, आपके बुक के थैंक बारे यू। में, आपके टेक्निक्स टिप्स के बारे में मजा आया। एंड आई एम थैंक यू श्योर सो मच। ऑडियंस को भी उतना ही मजा आया, उतनी ज्यादा जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आपने अपने पूरे पूरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, हमसे, हमारे ऑडियंस से बात की। थैंक यू गॉड सो मच। ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।